नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। Hello everyone, welcome you all to Study for Civil Services। आज के इस लेक्चर में हम लोग 30 दिसंबर, हमारी आज की डेट, उसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसमें पहला है माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी श्रमिक या प्रवासी मजदूर। फिर है डीलिमिटेशन कमीशन, और थर्ड है यहाँ पर सिटी फाइनेंस रैंकिंग, सिटी ब्यूटी कंपटीशन, ये दोनों जो एक कंपटीशन हुआ है उसके ऊपर। देन है ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। फिर है फुटवेयर कंपनी, चमड़ा विकास प्रोग्राम या फिर कार्यक्रम। फिर है सामाजिक प्रगति सूचकांक। तो हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, मजदूरी जो है, प्रवासी मजदूरी, उसके ऊपर। देखिए, प्रवासी मजदूरी जो है, यहाँ पर इन पे क्या चीज जो है वो पूछी गई है या फिर क्या हमारा न्यूज में है। भारत के जो प्रवासी कामगार हैं उनकी यहाँ पर जो है दुर्दशा, उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। इनकी एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022। इसके तहत जो है 2020 में पूरे वर्ल्ड लेवल में 281 मिलियन जो है इंटरनेशनल लेबर्स थे, जिसमें से दो तिहाई से ज्यादा यहाँ पर प्रवासी मजदूर है, जिसमें भारत में जो है सबसे बड़ा प्रवास यहाँ पर होता है। ठीक है, भारत और उसके अलावा जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उसमें 40% का योगदान है। मतलब सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर जो है वो साउथ एशिया ही है इसके अंदर। तो प्रवासन के मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पूरा दक्षिण एशिया खाड़ी प्रवासी है, गल्फ कंट्रीज है, वो सबसे बड़ा यहाँ पर एक गलियारा है, सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पर ये प्रवासी चीजें देखने को मिलती हैं। लेबर्स जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेक्शन है, यहाँ पर काफी बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। भारत जो मजदूर हैं वो भारत के बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा हिस्सा है। और यहाँ से जो रेमिटेंसेस आते हैं, श्रेपण, ठीक है, रेमिटेंस मतलब जो बाहर अगर रहने वाला कोई व्यक्ति है और वो यहाँ पर पैसा भेज रहा है अपने घर वालों को, अपने और लोगों को। और हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय और जो श्रम मंत्रालय है वो बाहर से काम करने वाले इन श्रमिकों की मदद के लिए सुधार भी कई प्रकार से करता है, लेकिन फिर भी आज भी ऐसे कई प्रकार के मुद्दे हैं जहां पर अभी तक इसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है। रिजल्ट का मतलब है यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ अभी विधायी प्रक्रिया से हल नहीं हो पा रही, मतलब उसका कुछ ना कुछ अभी मुद्दे, चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि जिन देशों में मजदूर काम कर रहे हैं वो वहां पर जो है उनका किसी ना किसी प्रकार से शोषण हो रहा है। ठीक है, तो वहां के भी जो कानून है वो भी उनकी मदद करने की कोशिश करते भी हैं, कई बार उनके पक्ष में भी नहीं होते। तो यहाँ पर हमारे देश की जिम्मेदारी बनती है कि उनके पक्ष में कुछ ना कुछ कानून यहाँ पर पास किए जाए। देखिए भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे प्रवासी हैं उनको प्रभावित करने वाले इंपॉर्टेंट कारक, ऐसे जो फैक्टर्स या पैरामीटर है वो क्या हो सकते हैं। वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति हो सकती है। व्यक्ति जो है वो स्थान पे रहना पसंद करता है जहाँ पे जो उसके निवास की परिस्थितियां है ना वो उसके फेवर में हो। ऐसा नहीं कि वहां पर जो है, चाहे वहां का क्लाइमेट है वो उसके फेवर में ना हो, वहां की सरकार जो है वो उसके फेवर में ना हो, वहां पे जो आर्थिक संभावनाएं है, इकोनॉमिक बढ़ करके जो उसकी फैसिलिटीज है वो वहां पर सही मिलती हो, प्लस साथ ही साथ उस देश के अंदर सुरक्षा की जो स्थिति है, मतलब वहां पर जो गृह युद्ध है या आतंकवाद की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा ना हो। जैसे उदाहरण के लिए बांग्लादेश में 1971 हुआ तो वो भारत में प्रवास कर रहे थे, तो अभी यहाँ पर प्रवास किया क्योंकि भारत जो है वो इन सब चीजों से मुक्त है, मतलब मुक्त कह लो कि, या फिर यहाँ पर भारत की सरकार कंट्रोल करना चाहती है ना। यात्रा का समय भी यहाँ पर जो है वो उनको देखना पड़ता है, क्योंकि अब वो एक जगह जहाँ पे काम कर रहे हैं और जहाँ उनका घर है वहां से जो डिस्टेंस है वो भी कम होना चाहिए। मजदूरी दर भी अच्छी खासी होनी चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पर अगर हम मजदूरी दर की बात करें, जो भी हमारे असंगठित
क्षेत्र हैं वहां पर बहुत कम है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि दूसरी जगह पे जाकर के वो काम करते हैं, अपना कौशल दिखाते हैं, ताकि उनको मजदूरी एक अच्छी खासी यहाँ पर मिल सके। तो प्रवासी मजदूरों की ये समस्या है कि उनको कम वेतन दिया जाता है, उनको यहाँ पर जो है कम जो है वो कई बार उनको वेतन भी कम दिया जाता है, उनका शोषण भी होता है, चाहे शारीरिक शोषण हो या यौन शोषण हो। तो ये भी प्रकार बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं। ज्यादा जो है उनको लंबे समय तक काम करवाना, ठीक है, उनसे दुर्व्यवहार करना, उनको लीव्स ना देना, छुट्टी ना देना, उनको जो भी एजेंट होते हैं जो उनको भर्ती कर रहे हैं वो उनको जबरदस्ती जो है यहाँ पर उनको धोखा दे रहे हैं। और जो है कामकाजी सिचुएशन वो खराब है, रहने की स्थिति वहां की कुछ ठीक ठाक नहीं है। और शवों को भारत वापस का परिवहन नहीं किया जाता है, मृत्यु हो जाती है, विकलांग है तो मुआवजा नहीं दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कफाला भी एक प्रणाली होती है जहां पर उनको जो है वो जो भी जो भी वहां पर काम कर रहा है पर्सन और जो उसको यहाँ से भेज रहा है, उनके बीच के एक रिश्ते को कफाला कहते हैं यहाँ पर। ठीक है। सो ये भी है कि भाई एक प्रवासी श्रमिक जो है उस देश को तब तक नहीं छोड़ सकता है जब तक उस विदेश का जो नियोक्ता है उसके द्वारा उसको अधिकृत नहीं किया जाता है। तो ये सारे एक प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पर फेस किए जा रहे हैं। प्लस साथ ही साथ मिडिल ईस्ट की जितनी भी ये कंट्रीज हैं, जितनी भी ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, इनको यहाँ पर जो है 15 लाख श्रमिकों की यहाँ पर नौकरी चली गई है मिडिल ईस्ट कंट्री में, जो कोविड का प्रभाव पड़ा था उसकी वजह से। ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर हम भारत की बात करें यहाँ पर, तो भारत में भी यहाँ पर जो हमारे भारत के कामगार हैं उनके लिए भी अलग से योजनाएं हैं, जैसे प्रवासी भारत बीमा योजना। 10 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। भारतीय समुदाय कल्याण कोष भी मिलता है। ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो फैसिलिटीज वगैरह भारत की सरकार द्वारा भी दी जाती है। ऐसे ही एक बिल भी आया था, उत्प्रवास विधेयक, एमिग्रेशन बिल। जो यहाँ पर एमिग्रेशन जो प्रवासी होते हैं उनको भारतीय नागरिकों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो रोजगार के लिए भारत से बाहर जाना चाहते हैं या फिर वो चले गए हैं रोजगार की फैसिलिटीज को देखने के लिए, या फिर उन फैसिलिटीज को यहाँ पर और अपना कमाई करने के लिए, अपने सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो विदेश मंत्रालय के तहत एक नया यहाँ पर एक जो है विभाग भी शुरू किया गया है इसके अंदर, जहाँ पर उन लोगों के लिए जो प्रवासी श्रमिक है हमारे, जो यहाँ से दूसरे देश में गए हुए हैं, उनके लिए सहायता डेस्क, उनकी कल्याण समितियों की स्थापना करते हैं, ताकि उनकी भी हम यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार से मदद कर सके। जिसके लिए यहाँ पर 2 प्राधिकरण यहाँ पर बनाए भी गए हैं। उत्प्रवास नीति और योजना ब्यूरो यहाँ पर बनाया गया है, जिसका काम क्या है, जिसका काम यहाँ पर उन प्रवासियों के कल्याण के लिए यहाँ पर नीतियों को तैयार करना है। और वहां पर उन जहां पर वो काम कर रहे हैं, वो गंतव्य देश, उनके साथ यहाँ पर बातचीत करना भी है। मतलब उनके साथ यहाँ पर जो है वो एक अग्रीमेंट, एक समझौता करना है कि भाई भारत से आए हुए ये श्रमिकों के लिए हम ये कल्याण यहाँ पर करना चाहते हैं, तो आप इसमें हमारा सपोर्ट किस प्रकार से करने वाले हैं, तो वो समझौता भी तय करना है। ठीक है। प्लस यहाँ पर एक और ब्यूरो बनाया गया, उत्प्रवास प्रशासन ब्यूरो, जिसमें यहाँ पर उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा। एक्चुअली में ना अभी तक यहाँ पर कोई डेटाबेस भी तैयार नहीं है, बहुत कम डेटा है जो इकट्ठा है हमारे पास। तो इस पूरे में क्या कोशिश की जाएगी कि एक अलग प्रकार से जो है यहाँ पर एक डेटाबेस तैयार रखा जाए और उनके कल्याण के लिए यहाँ पर नए नए कार्यक्रमों को लागू यहाँ पर किया जाए। तो कोई भी जो नियोक्ता है जो किसी प्रवासी को भर्ती करना चाहता है, वहां पर जो है उसको आवेदन करना होगा, और 5 वर्ष की अवधि के लिए ये चीज जो है वो एप्लीकेबल भी होगी। ठीक है। और अगर यहाँ पर जो कामगार है, जितने भी काम कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट जब्त कर उनको दंडित किया जाएगा और 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा अगर वो उस बिल में जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उसका कहीं भी किसी भी प्रकार से उल्लंघन करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा एक पूरा डेटा ऑन दी माइग्रेशन वर्कर्स, प्रवासी मजदूर का पूरा पूरा डेटा है ये वाला, जो आपसे किसी न किसी भी प्रकार से जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल की तरफ, वो है डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग, पहले तो मैं ये बता दूं ये होता क्या है, पर ये बनाई कब गई, इसका काम क्या है, पहले मैं ये समझा दूं फिर मैं आर्टिकल पे आती हूँ। बेसिकली ये भी हमारी सरकार ने यहाँ पर बनाई थी। जो भी हमारी लोकसभा और जितनी भी हमारी असेंबलीज हैं, हमारे हमारे एमपीज हैं, हमारे एमएलएज हैं, उनकी अपनी अपनी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो उसमें एक जगह पे कितनी पॉपुलेशन है, कितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं,
वो कितने रहेंगे उसके बेस पर, किसके बेस पर, सेंसस के बेस पर यहाँ पर डिलिमिटेशन बनाई गई है। ठीक है। अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है कि वो यहाँ पर एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाए, जो कि हमारे प्रेसिडेंट द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें वो ये बताएंगे कि भाई एक पूरे एरिया में कितने लोग हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ऐसी नहीं कि हर जगह पे बराबर है, ऐसा तो है नहीं। किसी किसी जगह पे घनी पॉपुलेशन है, किसी जगह पे कम भी है। तो कितने नंबर ऑफ वोटर्स होंगे और उस पे कितने एमपी होंगे और कितने एमएलए होंगे, ये तो हमें तैयार करना पड़ेगा ना सेंसस के तहत। तो ये वहां पर वही किया जाता है, आर्टिकल 82 के तहत ये किया जाता है, जिस डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होता है, हमारा इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर जो एमपी और एमएलए होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं और उनको भी यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, ये कमीशन बहुत पावरफुल है और इस कमीशन ये जो है स्वतंत्र तरीके से काम करती है, और अगर इसके आदेश हैं तो किसी भी प्रकार से अदालत में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं इनकी ये डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी तरीके से काम करती है। इनके जितने भी आदेश हैं उनको अदालतों में किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका काम ये भी है, क्योंकि ना क्या है कि हमारी जो भारत में एससी और एसटी है, इनकी पॉपुलेशन एक जगह पे सारी नहीं है। ऐसा नहीं कि सारी पॉपुलेशन एक ही जगह पे रह रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉपुलेशन अलग अलग प्रकार से डिवाइडेड है हर जगह पर, है ना। सो यहाँ पर भी ये भी इनका काम है। अब देखो एसटी हमारे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ वहां पे ज्यादा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो एसटी है वो पंजाब में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पंजाब में वो एसटी नहीं है, तो इनका काम यही है कि एससी एसटी जो है उनकी पॉपुलेशन को भी यहाँ पर चेक करना, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है उनके लिए सीट का रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा, यहाँ पर उनको सीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये इसको 4 बार बनाया गया है, 1952, 1963, 1973 और 2002 के तहत। ठीक है, और 1981 और 1991 के सेंसस के बाद कोई नहीं बनाई गई है। ठीक है, और अब जो है एक एक्ट पास किया गया था, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2002, 84th संशोधन जो है वो एक्ट के बाद लोकसभा में 2026 तक अब कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाई जाएगी, ये तय यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आसाम में भी डिलिमिटेशन जो है वो बनाई गई थी। आसाम में 1976 जो है वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे 1976 में, 1971 के सेंसस के बेस पर बनाई भी गई थी वहां पर। ठीक है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन डेटा चाहिए था। 1971 की जनगणना के बाद 2001 में से संशोधित नहीं किया गया, क्योंकि वहां पर जो आसाम के अंदर, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल और मणिपुर के राज्यों में जितने भी वामपंथी उग्रवादी अलगाववादी लोग थे वो उनसे सुरक्षा में जुड़े हुए थे। तो इसी के तहत इसको 2008 में आयोजित किया जाना था, जिसकी वजह से इनकी चीजों में पूरे में देरी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो भारत में अगर मैं उसकी बात करूं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, तो आर्टिकल 170 क्लॉज 2 ये कहता है कि चुनाव के उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को यहाँ पर ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया ही जाएगा, और जो प्रत्येक हमारे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या होगी, जो पिछली जनगणना हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पे सीटों को, यहाँ पर सीटों का अनुपात बिछाया जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आर्टिकल 170 क्लॉज 3 कहता है कि विधानसभा की सीटों की संख्या का भी आप इसी तरीके से प्रावधान यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर संख्या यहाँ पर बनाई जाएगी, तो सरकार ने 2001 की जनगणना के आधार पर यहाँ पर सारी चीजें तय कर दी है। ठीक है, और वही इसी बेस पर रिजर्वेशन भी हमारी जो है वो की जाती है। जो भी हमारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, हमारी हमारी एससी है, हमारी एसटी है, उसी में अनुच्छेद 330 और 332 के तहत यहाँ पर डिलिमिटेशन आयोग में यहाँ पर जितनी भी सीटें हैं उनका यहाँ पर आरक्षण यहाँ पर इसी प्रकार से किया गया है। ये हमारे कंप्लीट होता है सेकंड आर्टिकल। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इसी बेसिस पर यहाँ पर काम करती है। ठीक है भाई, तो इसको भी याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनने वाला है। इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कब कब बनाई गई है, इसका क्या रोल है, इसका अब तक तो देखो 2026 तक बनेगी, बनेगी भी तो, और वो 2021 के सेंसस के बेस पे काम करेगी। अभी 2021 का तो सेंसस ही नहीं हुआ है, वो तो सेंसस होगा तब जाके आगे बात बनेगी। ठीक है, चलिए हमारे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है सिटी फाइनेंस रैंकिंग के ऊपर एंड सिटी ब्यूटी कंपटीशन के ऊपर। तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग जो है वो यहाँ पर रिलीज की गई है रिसेंटली। हमारा जो
आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, उन्होंने यहाँ पर जो है वो सिटी फाइनेंस की रैंकिंग जो है वो यहाँ पर रिलीज करी है। सो सिटी फाइनेंस की जो या फिर सिटी ब्यूटी कंपटीशन भी इसी में किया गया था कि भाई कौन सी ऐसी जगह है जिसने अपनी स्टेट में ब्यूटी लाने के लिए काम किया है, मतलब ब्यूटिफिकेशन पे, पब्लिक स्पेसेस को बहुत अच्छा करने के लिए, इन सब चीजों पर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर काम किया है। तो ये भी इन्हीं इसी के तहत यहाँ पर पूरा किया गया है। तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग जो है वो यहाँ पर ये देखती है कि जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, शहरी एरिया है मतलब कि म्यूनिसिपैलिटी है, उनको देखना, उनकी पहचान करना, उनमें क्या गुणवत्ता है, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, वहां पर वो किस तरीके से सुधार करना चाह रही हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी द्वारा देखी जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर ये सारे जो है कारकों को, निम्नलिखित कारकों को देखा जाता है। पहला क्या है, संसाधन जो है वो कितना जुटाने की क्षमता है, कितने वित्तीय यहाँ पर स्थिति है, राजकोषीय प्रावधान उनका क्या है, तो उसके बेस पर उनको स्कोर दिया जाता है। ठीक है, इनको यहाँ पर सिटी फाइनेंस को यहाँ पर स्कोर दिया जाता है इनके बेसिस पर। ये है आपके सामने 4 मिलियन से ऊपर, 1 और 4 मिलियन, 1 लाख से 1 मिलियन और 1 लाख से कम, जितनी भी जिसकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जनगणना की श्रेणी में हमने शहरों को भी बांट दी, क्योंकि हर शहर में आपको भी पता है कि जनगणना का स्थिति है वो बराबर तो है नहीं, कि हर शहर में जनगणना बराबर है, ऐसा तो है नहीं। तो उसके तहत क्या है कि हम लोग यहाँ पर एक रैंकिंग देंगे, जिसके तहत ये पता चलेगा कि एक राज्य और इस राज्य का कोई भी एक एरिया है वो कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर सका है। तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग जो है वो एक शहर के लिए उनके ये बताता है कि भाई वो वित्तीय मामले में कितना ज्यादा बढ़ने का प्रयास कर रही है, वहां पर गुणवत्ता कितनी बढ़िया है और वो कैसे उसमें सुधार कर रही है। और ये सबके लिए है, ये शहरों के लिए भी है, राज्य के लिए भी है, ये हमारी यूनियन टेरिटरीज के लिए भी है, सबके लिए एक अलग से प्रेरणा की तरह यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, और इसी के तहत यहाँ पर जो है वो एक सिटी ब्यूटी कंपटीशन किया गया है। सिटी ब्यूटी कंपटीशन में क्या होता है कि एक सिटी अपने वार्ड और अपने शहरों में सुंदर तरीके से, नए नए तरीकों से, जो सार्वजनिक स्थान है, हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, उसमें लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़िया कर रही है, वहां पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां का एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र कैसा है, और वहां का इकोलॉजी, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे जितने भी सुंदर वार्ड और सुंदर सार्वजनिक स्थान है उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, उनको यहाँ पर देखा जाएगा, उनको यहाँ पर फेलिसिटेट मतलब सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा, जिनको भी यहाँ पर चयन किया जाएगा उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। पहले उनको स्टेट लेवल पे होगा और फिर उनको वहां पर नेशनल लेवल पे किया जाएगा, जिससे ये आशा मतलब बढ़ जाती है कि भाई जो भी वार्ड है, जो भी शहर है, उनमें स्वास्थ्य को लेकर, ग्रीन इकोनॉमी को लेकर के आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगी, जहां पर जितने भी शहरी स्थान होंगे वो सुंदर होंगे, टिकाऊ होंगे, समावेशी होंगे। समावेशी का मतलब हर एक चीज पे ध्यान दे रही होंगे, हर एक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को प्रमोट कर रही होंगी। उनका डिजाइन कैसे बना है, उन्होंने संस्कृति, हमारी कल्चर को कितना ध्यान में रखा है, हमारे पर्यावरण को कितना ध्यान में रखा है, हर एक को। और इसमें हर एक की मर्जी है कि आप भाग लेना चाहते हैं या नहीं, हर सिटी की, हर शहर की, हर वार्ड की अपनी ये मर्जी है, ये स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको कोई जबरदस्ती, हाँ आप प्रोत्साहित यहाँ पर कर रहे हैं। और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं होगा, आपस में जो है एक गुड टाइप ऑफ गुडविल जेस्टर के फॉर्म में ये जनरेट किया जाएगा। ठीक है, सो ये है यहाँ पर जो सिटी फाइनेंस रैंकिंग यहाँ पे की गई है, एंड सिटी यहाँ पर जो ये पूरा परफॉर्म यहाँ पे किया गया है, और इसमें करीब 4,000 से ज्यादा सिटीज ने पार्टिसिपेट किया है, उनका इवेल्युएशन यहाँ पर जो है वो किया गया है। सिटीज को डेवलप करने के लिए अगर आपको याद हो, आप लोगों ने सबने पहले पढ़ा भी हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी इम्प्लीमेंट की जा चुकी है, अमृत योजना भी इम्प्लीमेंट की जा चुकी है, साथ ही साथ स्मार्ट सिटीज मिशन, स्मार्ट सिटीज का मिशन भी यहाँ पर डेवलप किया जा चुका है। ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो डेवलप हो चुकी हैं सिटीज को और बेटर करने के लिए। तो अब एक नया इनिशिएटिव है जो रैंकिंग देगा। ये जो बाकी मैं आपको बता रही हूँ, आवास योजना, अमृत, स्मार्ट सिटीज, ये तो एक मिशन है। ठीक है, इसमें कोई रैंकिंग नहीं मिल रही, इसमें तो काम किया जाएगा। और बाकी जो मैं आपको ये वाले अब बता रही हूँ, ये पूरा जो आर्टिकल बताया, इसके तहत जो है पूरा काम यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रैंकिंग दी जाएगी, नई नई प्रकार की रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी,
कि किसने कितना काम किया है उसकी बेस पर। ठीक है भाई, चलिए फोर्थ आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी हमारे कमर्शियल गैप हैं उनके यहाँ पर जो है वो एक बैलेंस शीट यहाँ पर जो है वो तैयार की गई है। और ये बोला गया है कि हमारा इस वित्तीय वर्ष के अंदर जो है वो काफी डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिली है, 2 आंकड़ों में ग्रोथ देखने को मिली है 7 साल के गैप के बाद, आरबीआई का ऐसा कहना है। ठीक है। बैंक की बैलेंस शीट क्या होती है? बैंक ये बताता है कि भाई हमारा कितनी संपत्ति है, हमारे पास कितनी देनदारियां है और बैंक की कितनी पूंजी है। हर चीजों का रिकॉर्ड उसके अंदर शामिल होते हैं। तो किसी भी बैंक की संपत्ति में वो सारी वस्तुएं शामिल होती है जो जिसपे बैंक का नियंत्रण है, बैंक कंट्रोल कर रहा है चीजों को। चाहे उसके अंदर लोन का भी हो सकता है, उसमें भंडार भी हो सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर देने हैं या किसी से हमने लेने हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो वो सारी एक कमर्शियल बैंक की बैंक बैलेंस शीट, बैंक की बैलेंस शीट में यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो एक कमर्शियल बैंक की लाइबिलिटी, देनदारी, वो क्या क्या होती है? वो होती है उनके पास कितना जमा है, उनके जमा बचत खाते में, इन सब खातों में कितना जमा है और हमारा ऋण कितना चल रहा है। ठीक है। एक होती है संपत्ति। संपत्ति क्या होता है कि हमारे आरबीआई के पास कितना कैश उपलब्ध है, नकद में कितनी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और बैंक के पास यहाँ पर जो है कितना पैसा जमा है उसमें, अगर मान लीजिए कॉल और शॉर्ट नोटिस पे बहुत ही कम समय में बैंकों को पैसा इकट्ठा करना है, तो उस समय बैंक के पास कितनी धनराशि है। मान लीजिए बैंक को किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यहाँ पर पैसा यहाँ पर इकट्ठा करना है तो कितना होगा, कितना निवेश कर रखा है, सरकार के पास कितनी कितनी यहाँ पर सिक्योरिटी है, हमारे फिक्स्ड असेट अचल संपत्तियां कितनी है, हमारा ऋण कितना है, वो सब हमारी संपत्ति में काउंट किया जाता है। तो ये सारी जो है लाइबिलिटीज वगैरह यहाँ पर है। और ऐसा कहा गया कि आज के टाइम पर ये काफी इंक्रीज हुए हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों के जो बैंक हैं, यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुए हैं। मार्च 2022 के अंत तक आते आते जो कुल बकाया जमा था उसका 62% जो है यहाँ पर बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण और अग्रिम का 58% था। तो मतलब काफी हद तक जो है ये चीज इंप्रूव हुई है। और धीरे धीरे ये रिपोर्ट यहाँ पर ये कह रही है कि कोविड की वजह से भी फर्क तो पड़ा है इसके अंदर, पर लोगों ने यहाँ पर जो है किसी ना किसी प्रकार से जो है क्रेडिट डिमांड को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करी है। ठीक है। तो इसके अंदर सारे जितने भी बैंक्स हैं उन बैंक्स के ऊपर सारी डिटेलिंग, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर हाउस होल्ड उनकी लोअर, ये सारी चीजों के बारे में दिया गया। सो आपको इन सारी के सब डिटेल्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि इस बार का जितना भी क्रेडिट है, लोन है, मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, बैंक्स की जितना भी यहाँ पर बोरोइंग चल रही है, वो सब यहाँ पर काफी अमाउंट में इंक्रीज हुई है। बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ आर्टिकल की तरफ। हमारे भारत का जो फुटवेयर है और जो हमारा लेदर डिपार्टमेंट है उसमें काफी ज्यादा जो है वो चेंजेस देखने को मिले हैं। और अप्रूव भी किया है इस पूरी स्कीम को। कब तक बढ़ा दिया गया है? 2026 तक। भारत की अगर लेदर इंडस्ट्री की बात करूं, चमड़ा उद्योग की बात की जाए, तो भारत वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फुटवेयर का, चाइना के बाद। और अगर हम बात करें तो चमड़े के कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है चीन के बाद। चाइना के बाद हमारा सेकंड पोजीशन आता है इसके ऊपर। और हमारी जो पूरी यहाँ पर इंडस्ट्री है ये इन्हीं चीजों के लिए, उच्च निर्यात के लिए यहाँ पर जानी जाती है। यहाँ पर भारत में जो चमड़ा है उसमें जो कच्चे माल है बहुत ज्यादा यहाँ पर मिलता है। दुनिया भर में 20% मवेशी और भैंस जो है वो भारत की आबादी में ही देखने को मिलती है। तो भारत जो है वो टेक्सटाइल को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है और हमारे यहाँ पे लोगों को इससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। बहुत पिछड़े वर्ग हैं जो इन्हीं कामों में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और वर्तमान में जो अगर हम बात करें, चमड़ा उत्पाद जो हमारा उद्योग है उसमें 30% हिस्सेदारी किसकी है? महिलाओं की है। प्लस साथ ही साथ 35 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं, 55% लोग इसी के अंदर जो है उनका काम यहाँ पर बना हुआ है। भारत का जितना भी यहाँ से निर्यात होता है वो जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड्स, यूएई जैसे देशों के अंदर यहाँ पे सारा निर्यात किया जाता है। सो भारत की जो फुटवेयर कंपनी है, ये जितना भी हमारी यहाँ पे स्कीम चल रही है वो सारी सेंट्रल जो है वो केंद्र भी सारी चीजों को देखता है। इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमारा जितना भी लेदर सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना है। उसके अंदर एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कंसर्न्स को भी ध्यान में रखते हुए हमें
जो है उसके अंदर स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण करना है। हमें ऐसी चीजों पे ध्यान देना है जो कि क्या हो, हमारे लिए ग्रीन हो। प्लस साथ ही साथ हमें जो है उसमें और निवेश लेकर के आना है, जैसे कि हम कहते हैं ना कोलैब करवाना। कोलैब कराना है, यहाँ पर निवेश के साधनों को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ानी है, चाहे वुमेन के लिए हो, क्योंकि इन चीजों से क्या होता है, वुमेन अपनी स्किल्स दिखा सकती हैं, हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं। वुमेन के पास अपना खुद का यहाँ पर चीजें होंगी तो वो और बेटर रूप से यहाँ पर और गुड क्वालिटी यहाँ पर जनरेट कर पाएंगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और हम धीरे धीरे करके जो है वो एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पूरे पता होने चाहिए हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए। हमारी इस पूरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजें आपके ये दिमाग में एकदम होनी चाहिए कि ये चीजें यहाँ पर इम्प्रूव की जा रही हैं। राइट। तो ये है हमारा, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट चीजें, ये आप देख सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव है इसका। और 2026 तक ये प्लान यहाँ पे बढ़ा दिया गया है ताकि वुमेन के लिए भी यहाँ पे किया जा सके, लेदर को भी यहाँ पर और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सके। फिर आया हमारा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। ये एक इंडेक्स निकाला गया है जिसके अंदर पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा इससे जुड़ा होगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, अगर आपको याद हो तो। क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया था इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ। तो ये यही कह रहा है कि जो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा है ये काफी अच्छा प्रोग्रेस किए हैं, लेकिन झारखंड और बिहार काफी कम किए। देखो क्या है कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एक इंडेक्स है जो कि भारत की स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए निकाला जाता है। रिसेंटली ही इसको हमारी प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइजरी, इकोनॉमिक एडवाइजरी है, जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, विवेक देबरॉय उसके हेड है, उन्होंने ये चीज निकाली है जिसमें ये बताया गया कि पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं यहाँ पर। क्या चेक करती है ये सामाजिक प्रगति। नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको, सामाजिक प्रगति। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है, जो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस निकालती है इसको, ये एक जो है समाज में कितना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक स्टेट अपने समाज में किस तरीके से जो है प्रोग्रेस कर रही है, वो यहाँ पर ये चीज बताती है। इसके अंदर आपकी सारी, आपकी जो है इसमें व्यक्तिगत की एक स्वतंत्रता कितनी मिल रही है, वहां पे वाटर की सुविधाएं कैसी हैं, वहां पे स्वच्छता की सुविधाएं कैसी हैं, वहां पर आप अपनी पसंद से चीजें कर पाते हो या नहीं, ये सारे के सारे मापदंडों को यहाँ पर जांचा जाता है। देखो जैसे कि क्या है, पहला, एक ह्यूमन नीड्स पूरी हो पा रही है नहीं। ह्यूमन नीड्स में क्या है, आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आपको यहाँ पर पोषण चाहिए, आपको चिकित्सा जैसी चीजें देखनी है, आपको पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा, आश्रय, इन सब चीजों पे आकलन किया जाता है कि एक जगह इन सब चीजों में कितना अच्छा काम कर पा रही है। साथ ही साथ भलाई कितना कर पा रही, जिसमें हमारी आधारभूत जो चीजें होती है, एक समाज में का कल्याण करने के लिए, पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए क्या क्या चीजें सरकार द्वारा की जा रही है उस पर्टिकुलर स्टेट की, वो चीजें भी इसके अंदर आती है। क्या आपको यहाँ पर एक जो है वो आधारभूत ज्ञान, क्या आपको ज्ञान का अधिकार है, आपको ज्ञान यहाँ पे मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। आपको जो है यहाँ पर अवसर कितना प्राप्त हो रहा है, आपको व्यक्तिगत अधिकार कितने मिल रहे हैं, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी मिल रही है, आपके यहाँ पे समावेशिता कितनी है, कि ऐसा तो नहीं है कि जो रिच और पुअर है उनके बीच में गैप बढ़ता ही जा रहा है, रिच और ज्यादा रिच होता जा रहा है, पुअर और ज्यादा पुअर होता जा रहा है। शिक्षा कितनी मिल रही है, तो इन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर ये निकाला जाता है कि एक जगह कितनी ज्यादा अच्छी है और कितनी ज्यादा उसमें क्या चीजें ठीक करने लायक है। तो ये है ना, एक एक चैलेंज की तरह लिया जाता है कि भाई यहाँ पे ये कमियां हैं, इसको ठीक करने की हमारी ही जिम्मेदारी है। 2015-16 के भी कुछ संकेतक ऐसे निकल के आए थे जिसमें हमने ये तय करा कि भाई एक नई तस्वीर हमें मिल रही है ना। ये 112 जो एक आकांक्षी जिले हैं जो नीति आयोग ने तैयार किया था ना, आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उसकी भी प्रोग्रेस बताती है कि भाई वो वाला जो पूरा प्लान है वो कितना अच्छा हो पाया है। सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, वो कितना यहाँ पर क्योंकि जीडीपी भी इन चीजों पर प्रभाव तो करता ही है, वो उसके अंदर वो कैसे इसका चेक कर रहा है। और इसका निष्कर्ष जो है वो हमारे जो नीति निर्माता होते हैं, जो हमारे लिए नीतियां तैयार करते हैं कि भाई नेक्स्ट पॉलिसी हमें किस पे फोकस करना है, हमें बजट में किस पे ध्यान देना है, हमें सर्वे किस चीज का कराना है, वो सारी चीजें यहाँ पर वो तय कर पाते हैं, है ना। ये से एक आसानी हो जाती है। ये भी बताया है इसके अंदर यहाँ पर कि जो आइजवॉल है, सोलन है, ये शिमला है, ये डिस्ट्रिक्ट के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि 40% जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर वो काफी उच्च सामाजिक प्रगति श्रेणी में आ गया है। शोपियां जो है डिस्ट्रिक्ट वो काफी ज्यादा यहाँ पर सक्सेस रहा है। अगर पर्यावरण की गुणवत्ता की बात करें, समावेशिता, जल, स्वच्छता,
इन सब में टॉप कर रहे हैं। तो आपसे जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसमें ये सब सवाल किए जाएंगे, जैसे शोपियां के ऊपर आ गया, या आइजवॉल, सोलन, हिमाचल, ये सब जो सवाल है ना ये आपसे किए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ। दो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वायरस के ऊपर, H9N2 वायरस। H9N2 वायरस न्यूज में चल रहा है। तो ये जो H9N2 वायरस है, ये यहाँ पर अभी क्या है? ये जो है इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। ये एक इन्फ्लुएंजा का प्रकार है जो बर्ड फ्लू का कारण भी बनता है। और इसका जो संक्रमण है वो जीवित और मृत व्यक्ति किसी के भी संपर्क के कारण में ये चीज निकल के आ सकती है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट लिखी है। यूपीएससी ऐसे सवाल करती है, H9N2 वायरस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, बर्ड फ्लू वायरस है। ये कैसा है? बर्ड फ्लू वायरस। ठीक है, ये यहाँ पर 1998 से बात करूं तो अब तक इसके टोटल 86 केसेस भी दर्ज किए जा चुके हैं। ये जो है वो एक चिकन से, ठीक है ना, एक बर्ड से, चिकन से जो है ह्यूमंस में यहाँ पर फिट होता है ये वायरस। ठीक है, जो कि ह्यूमंस के गले तक पहुंचने पर अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है। इसकी जो अमाउंट है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर वो बढ़ना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धनु यात्रा। अब धनु यात्रा के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी हमारा काफी ज्यादा जो है न्यूज में है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ये ओपन अप हो चुका है धनु यात्रा। ये कहाँ पे किया जाता है? ये उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, ये उड़ीसा के बारगढ़ एरिया में किया जाता है। अभी रिसेंटली किया गया है, मतलब चल रहा है ये। और पूरे वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर में किया जाने वाला, जो कि कृष्ण जी, हमारे जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण लीला के ऊपर यहाँ पर जो है वो एक नाट्य रूपांतरण के रूप में दिखाया जाता है। और ये आपको मैं बता दूं, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन्ड है। ठीक है, ये जो है उग्रसेना, जो उग्रसेना कंस जो है, उग्रसेना जो है ये महाभारत के कैरेक्टर हैं। ये मथुरा के राजा हुआ करते थे। तो ये वहां से ये स्टोरी शुरू होती है। ठीक है, वहां से बढ़ते बढ़ते देवकी, वासुदेव और सब चीजों में आके ये दिखाई जाती है। इसमें कोई रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर ये जो पूरी है ये धनु संस्कृति, मकार संस्कृति आने वाला है ना, संक्रांति आने वाला है, उसके महीनों में ये की जाती है। ठीक है, तो ये पूरा जो है एक यहाँ पर ये चीज दिखाई जाती है। राइट, तो ये है आपकी पूरी एक धनु यात्रा उड़ीसा से जुड़ी हुई है, कृष्ण लीला के ऊपर। ये भी आपसे सवाल कर सकता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो वो नन ऑफ द अबव है। इनकरेक्ट इसमें से मतलब सारे ही ठीक लिखे हुए हैं। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो ये था आज के हमारे पूरे आर्टिकल्स। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ज्यादातर आपकी प्रीलिम्स बेस्ड है, तो सब लोग उसको याद करिएगा, लिखते रहिएगा सारी चीजों को। जितना जितना मैं क्लास में आप लोगों को कवर अप कराती हूँ, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट जो है हमारे एग्जाम के लिए। सारी सारी चीजें जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लेक्चर सुनते रहिए, अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, रिवीजन अच्छे से करते जाइए। धन्यवाद, जय हिंद।